हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अकाउंटिंग के गोल्डन रूल क्या होते हैं। हमने 3 गोल्डन रूल पढ़े और उनको समझा। अब अकाउंटिंग की दुनिया में आगे बढ़ने से पहले जब हम किसी क्षेत्र में जाते हैं, किसी फील्ड में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसमें जब जाते हैं तो जरूरी हो जाता है कि हम उस फील्ड के बारे में अच्छे से जान ले, सोच ले, समझ ले। ठीक है। तो अब हम अकाउंटिंग के फील्ड में जा रहे हैं, अकाउंटिंग के जंगल में जा रहे हैं, तो कुछ उसके शब्द हैं जिनको सीखना और समझना बहुत जरूरी है। मैं कपिल पाठक एक बार फिर से अपने इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, अर्थात लेखांकन शब्दावली। अब क्या है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी? देखिए, कोई भी एक सब्जेक्ट हो, उस आप कभी भी, मतलब आपके पास कितना ही नॉलेज हो, दुनिया भर का आपके पास नॉलेज हो, आप भले 12th करके आए, सॉरी 10th करके आए हो, लेकिन आप जिस भी नए फील्ड में जाते हैं वहां की कुछ अपनी शब्दावली होती है, कुछ अपने शब्द होते हैं जिनको जानना समझना बहुत ही आवश्यक होता है। और ये आपको कहीं ना कहीं मदद करता है। क्या मदद करता है? इस सब्जेक्ट को सरल बनाने में, इस सब्जेक्ट को समझने के लिए। तो आइए अपने इस सब्जेक्ट पे आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर भी आपको 2 भागों में रहेगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर ढंग से आपको समझा सकूं। अब लेखांकन की शब्दावली या टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटेंसी में क्या क्या शब्द आते हैं, इनको हम एक बार देख लेते हैं। जो सबसे पहला शब्द है, जो हमारा सबसे पहला शब्द है, जिसको हम व्यवसाय बोलते हैं, बिजनेस। क्या बोलते हैं हम? व्यवसाय या बिजनेस। जहां मेरा कर्सर चल रहा है आप देख सकते हैं, लिखा हुआ व्यवसाय या बिजनेस। ऐसा कोई वैधानिक कार्य जो लाभ या आय के प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो, व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय एक बहुत बड़ा शब्द है, बड़ा व्यापक शब्द है। मतलब एक 4 लाइन में स्पेलिंग बिजनेस या व्यवसाय लिखना बड़ा व्यापक शब्द है, जिसके अंतर्गत व्यापार, उत्पादन, प्रोडक्शन, कोई भी कार्य करना, वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय करना, बैंकिंग, बीमा, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन जिसको बोलते हैं, कंपनी आदि आते हैं। सब तरह का व्यापार जो लीगल हो। अब लीगल से मतलब क्या होता है? बहुत सारे भाई अनलीगल व्यवसाय भी होते हैं, आप जानते हैं। तो आप इतनी उम्र हो गई, समझते होंगे, आप कोई अनलीगल व्यवसाय करते हैं, जुआ सट्टा ये वो व्यापार के अंतर्गत नहीं आता। लीगल का सीधा सा मतलब ये है, वो व्यापार जिसमें जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के अंतर्गत स्टेब्लिश किया गया हो और जिसका उद्देश्य सीधा सा है कि आय या लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया हो, वो व्यापार कहलाता है। कोई चैरिटी आपने खोल दी है, वो भी गवर्नमेंट के नियम के अनुसार होती है, तो वो व्यापार व्यवसाय नहीं होता, उसको हम व्यवसाय या बिजनेस नहीं कह सकते, वो चैरिटी कहलाता है ना। तो व्यवसाय बिजनेस का सीधा सा अर्थ ये है कि इसमें आय कमाने के उद्देश्य से कोई कार्य किया जाए। ठीक है। इसके बाद इसमें जो दूसरा शब्द आता है, ये दोनों शब्दों के बीच में बड़ा कंफ्यूजन। दूसरा शब्द जो व्यापार, अब नॉर्मली आदमी बोल देता है कि व्यवसाय व्यापार एक ही है, पर बहुत डिफरेंस है। व्यवसाय एक बृहद रूप है और व्यापार उसका एक छोटा सा हिस्सा। अब व्यापार क्या होता है? व्यापार लाभ कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से वो उसमें भी आ रहा है। वस्तुओं का जब क्रय विक्रय किया जाता है, जब क्रय विक्रय किया जाता है तो वो व्यापार कहलाता है। ठीक है। व्यवसाय में बहुत सारी चीजें आ गई। व्यवसाय में सेवाओं का, इसका उसका सबका, सब चीजें। लेकिन ट्रेड या व्यापार उसको कहते हैं जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का, ध्यान रखिएगा, शब्द पे ध्यान रखिएगा, वस्तुओं का। ये वस्तुओं, कोई भी वस्तु हो, है ना, कोई भी वस्तु समझते हैं आप, कोई भी चीज क्रय विक्रय उसका किया जाता है, वो ट्रेड कहलाता है। फिर तीसरा जो हमारा आता है पेशा या वृत्ति, जिसको हम प्रोफेशन कहते हैं, जिसको हम प्रोफेशन कहते हैं। ये व्यवसाय का ही हिस्सा है। आय अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया कोई कार्य या साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसको पेशा या वृत्ति कहते हैं। अब क्या चीज है भाई? पहली चीज है
व्यवसाय के अंतर्गत सबसे पहला नियम है कि आय कमाने के उद्देश्य से किया। अगर उसका आपका उद्देश्य आय कमाना नहीं है तो सीधी सी बात है वो व्यवसाय नहीं है। अब ऐसा क्या है कि आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग की है, स्पेशल पढ़ाई की है, या कोई स्पेशल क्या बोलते हैं परीक्षण किया है, प्रशिक्षण लिया है, तो उस स्पेशल ट्रेनिंग के बल पर आप कोई विशेष सेवाएं देते हैं, कोई भी विशेष सेवाएं देते हैं, वो सब सेवाएं जिनके लिए आप धन अर्जित करते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से आप कार्य करते हैं, वो सब पेशा या प्रोफेशन में कहलाता है। जैसे डॉक्टर का काम आप जानते क्या, वकील, टीचर जैसे मैं हूँ, इंजीनियर, मैकेनिक, इन तमाम तरह के लोग जो वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं करते, अपनी सेवाओं का, अपनी सर्विसेज का क्रय विक्रय करते हैं, अपनी सर्विसेज आपको देते हैं, बदले में आपसे पैसे लेते हैं, वो सब प्रोफेशन में आता। आदमी बोलते हैं किस प्रोफेशन में आप, और मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, मैं तो इसमें हूँ, मैं तो उसमें, है ना। ये प्रोफेशन आपका प्रोफेशन कहलाता है। फिर जो चौथा शब्द है इसमें, उसको हम बोलते हैं व्यवसायिक सौदे, बिजनेस ट्रांजेक्शन। मैंने एक चैप्टर आपको पहले भी पढ़ाया था, जरूरी था वो, ट्रांजेक्शन क्या होता है। आप अगर नहीं समझ में आएगा तो आप देख लीजिएगा, फिर भी यहाँ एक बार। तो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि लेन देन। ट्रांजेक्शन का बहुत सीधा सा मतलब होता है लेन देन। और लेन देन किसके बीच में, दो पक्षों के बीच में। दो पक्ष होते हैं, दो साइड होती है, एक लेने वाला और एक देने वाला। निश्चित बात है, एक लेने वाला होगा और एक देने वाला होगा। उन दोनों के बीच में मुद्रा के बदले में कोई माल या सेवा का आपस में लेन देन होता है। ठीक है, आपस में लेन देन होता है। अब माल का क्रय विक्रय होगा, अब भुगतान देना या लेना आर्थिक क्रियाएं हैं, तो ये सौदे व्यवसायिक सौदे कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं फिर से समझ लीजिए, एक बार कंफ्यूज मत होना। कोई भी व्यवसाय, अगर आप, व्यवसाय का सीधा सा मतलब है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से, पहले शब्द मैंने बोल दिया, इसमें दोनों पक्ष होते हैं। ठीक है, तो दो पक्षों के बीच में माल या सेवा का जो भी लेन देन होता है वो सब ट्रांजैक्शन कहलाता है या व्यवसायिक सौदे कहलाते हैं, सीधा सा सरल सा। अब इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, इसके अलग अलग, इन ट्रांजैक्शन के सौदों के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो जो पहला प्रकार है वो कैश ट्रांजैक्शन होता है। क्या होता है, कैश ट्रांजैक्शन होता है। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब जो लेन देन नगद या बैंक के माध्यम से तत्काल कर दिया जाता है, नगद व्यवहार कहलाता है। इसका मतलब हो गया कि जैसे आपने किसी से माल खरीदा और तुरंत उसको पैसे दे दिए, किसी से माल खरीदा और तुरंत उसको पैसे दे दिए, नगद पैसे दे दिए, या नगद पैसे की जगह आपने उसको चेक से भुगतान कर दिया, तो वो भी आजकल नगद सौदों में ही आता है। ठीक है, तो आपने उसको किसी भी ट्रांजेक्शन के बदले में आपने नगद भुगतान कर दिया या चेक से भुगतान कर दिया, या किसी भी ट्रांजेक्शन के बदले में आपको नगद भुगतान प्राप्त हो गया या चेक से भुगतान प्राप्त हो गया, तो ये नगद व्यवहार कहता है। सीधी सी बात है, जिसमें मनी मिलेगी, जो नगद तुरंत मिलेगा, वो सब नगद व्यवहार कहलाएगा। ये आप समझते हैं। इसके बाद दूसरा होता है उधार या साख व्यवहार। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। भाई अगर व्यवसाय, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी व्यवसाय, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी जो कि सिर्फ और सिर्फ नगद चले, संभव ही नहीं व्यवसाय में कि अगर आप करने बैठे तो आपको कहीं ना कहीं उधार करना ही होगा, आपको क्रेडिट सामने वाले को देना होगा या सामने वाले से क्रेडिट लेना होगा। तो जिन सौदों का भुगतान तुरंत न किया जाकर कुछ नियत समय के बाद किया जाता है, ठीक है, कुछ नियत समय के बाद, क्या वो 7 दिन भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, महीने भर भी हो सकता है और 2 महीने भी हो सकता है। तो ऐसे सौदे व्यवहार में उधार या साख या क्रेडिट कहलाते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं। अशोक को 1 माह की उधारी पर बेचा गया उधार माल। ठीक है, पहला सौदा, अगर आपने अभी माल बेचा और अभी नगद ले लिया तो नगद व्यवहार कहलाएगा, और अभी माल बेचा है तो पैसा इसका 1 महीने 15 दिन बाद लेंगे तो ये उधार व्यवहार कहलाएगा, क्रेडिट कहलाएगा। मेरे ख्याल से दोनों आप समझ गए होंगे, नगद और उधार क्या होता है, तो जानते भी हैं, लेकिन शब्दावली आपको जानना जरूरी है। अब तीसरा विपत्र व्यवहार। ये क्या होता है, ये तो हमने अब तक सुना ही नहीं, विपत्र व्यवहार क्या होता है। नगद उधार तो सबने सुना होगा, एक छोटे बच्चे ने नगद और उधार
लेकिन विपत्र व्यवहार क्या होता है? तो बिजनेस में एक ये भी व्यवहार होता है। अब कैसा होता है इसको समझ लीजिए। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हील ऑफ एक्सचेंज या विनिमय विपत्र। अब क्या होता है कि जो बड़े बड़े व्यवसायिक संस्थान होते हैं या व्यवसायिक जो जगह होती है, वहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज चलता है। इसको हुंडी बोलते थे पुराने जमाने में, जिसको हुंडी बोलते थे। अब कई बार क्या होता है कि जब व्यापारी कोई व्यापारी जैसे क्या होता है कि अब जैसे मान लो आपको उधार माल चाहिए और मेरे पास ऐसी गुंजाइश नहीं है कि मैं आपको उधार माल बेच सकूं। भाई मेरे को नगद पैसे चाहिए और आपको उधार चाहिए, लेकिन हम दोनों को सौदा अच्छा लग रहा है, हम दोनों को सौदा अच्छा लग रहा है, लेकिन मजबूरी ये है कि आपके पास आज की तारीख में देने के लिए नगद पैसे नहीं, और मेरी मजबूरी है कि मेरे को नगद ही चाहिए क्योंकि मेरे पास उधार बेचने की मेरे को भी और माल लाना। तो अब इसको कैसे निपटाएं, कैसे करें? ठीक है, अब एक जरिया तो वो हो जाता है कि चेक दे देते हैं आज के व्यवहार में कि चलो भैया 15 दिन के बाद चेक ले लो, तो वो उधार ही हो गया। लेकिन मुझे 15 दिन बाद मिलेगा पैसा, मेरे को तो आज ही चाहिए ना पैसा, कैसे करूंगा? लेकिन मेरे को मालूम है कि आप अच्छे आदमी और आपको मालूम है कि मैं जो सौदा दे रहा हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन आज कैसे करें? तो जो व्यापारी रहता है, जो माल खरीदता है, वो एक कागज पे उसके लेटर पेड पे या हुंडी होती है उस पर लिख के देता है कि मैं इस निश्चित अवधि के बाद इस बिल का, या जो मेरे पास हुंडी लेके आएगा या बिल ऑफ एक्सचेंज जो कागज लेके आएगा, मेरे पास एक कागज पे लिखा हुआ जो मेरे हाथ का लिखा हुआ वो लेके आएगा, मैं उसको इतने रुपए दे दूंगा। ठीक, इतने रुपए दे दूंगा। जैसे रमेश ने सोहन को 5,000 रुपए का माल बेचा, इसके प्रतिफल में सोहन ने रमेश द्वारा लिखित एक निश्चित अवधि का बिल, इसको विपत्र या हुंडी स्वीकार किया, तो यह विपत्र व्यवहार कहलाता है। तो यहाँ आप सोचेंगे कि यार इसका क्या फायदा हुआ, उसको बाद पैसा तो बाद में मिलेगा। पैसा तो क्या होगा, वो निश्चित अवधि है ना, एक निश्चित अवधि का बिल दे दिया, मान 15 दिन का बिल दे दिया या 1 महीने का बिल दे दिया, तो बात तो वही हो गई, उधार हो गया। नहीं, यहाँ दो चीजें रहती है। क्या होता है, इस अवधि, इस बिल या इस हुंडी को लेके आप किसी और बड़े व्यापारी के पास जाएंगे जो उस मार्केट में जानता देखता समझता है, हुंडी होती है। तो आप बोलेंगे साहब मेरे पास ये फलाने व्यापारी की हुंडी है, इसको आप रख लो अपने पास, इसका पेमेंट आपको 15 दिन के बाद मिलेगा, मेरे को आज नगद पैसे दे दो। तो क्यों दे देगा वो? तो क्या करेगा, बोलेगा साहब मैं इसमें 1% आपको काट के दे दूंगा। तो जैसे 5,000 रुपए एग्जाम्पल में हमारे कितने का, 5,000 रुपए। अब 5,000 रुपए का ले गया, तो 5,000 का 1% कितना हो गया? 1% कितना होता है 5,000 का? 50 रुपए। तो 50 रुपए काट कर वो आपको 4,950 रुपए आज ही की तारीख में दे देगा। और देने के बाद जिस दिन उस हुंडी का या उस बिल ऑफ एक्सचेंज के पेमेंट की डेट होगी, उस दिन जाके उस व्यापारी से वो पेमेंट लेकर आ जाएगा, है ना, लेकर आ जाएगा। जो भी हो, 1% 2% जो भी हो, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। इस तरह सौदे 3 प्रकार के होते हैं, नगद, कैश, क्रेडिट, उधार, और तीसरा बिल ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है ना? तो बिल ऑफ एक्सचेंज, ये 3 तरह के सौदे होते हैं जिसके माध्यम से व्यापार चलता है। ये हो गया। अब एक व्यापार में एक और नया शब्द आता है, आप बार बार पढ़ेंगे, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर या स्वामी। कौन होता है प्रोप्राइटर? व्यापार का तो मालिक होता है, हम नाम यही समझते हैं कि व्यापार का मालिक उसका स्वामी होता है, पर ये शब्द अलग है। व्यवसाय को जो प्रारंभ करने वाला व्यक्ति होता है, व्यवसाय को, व्यवसाय अलग हो गया। आज हम सामान्य भाषा में यही समझते हैं कि भाई मैं हूं तो मैं ही मालिक हूं उसका। अरे मालिक आप नहीं हो, मालिक तो खुद व्यवसाय अपने आप में मालिक है। जो फर्म, जिस फर्म के नाम से आपने बनाया है, वो फर्म अपने आप में मालिक है। ये कंपनी खुद एक फर्म होती है, मालिक होती है, अपनी खुद की मालिक होती है ना। लेकिन उस व्यवसाय को जो व्यक्ति चालू करता है, अब चालू करने के लिए क्या होता है, उसको पूंजी की व्यवस्था करना होती है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, पूंजी की व्यवस्था करना पड़ती है, और उस व्यवसाय से जुड़ा लाभ या हानि वो वहन करता है। कौन वहन करता है? जो व्यक्ति वहन करता है वो उस व्यवसाय का स्वामी कहलाता है। तो क्या चीजें होगी? 2 चीजें। पहला, उसको आवश्यक पूंजी, पैसा, उस व्यवसाय को चालू करना। कोई भी व्यवसाय बिना पैसे के चालू होता है क्या? नहीं होता है ना। तो उस व्यवसाय को चालू करने के लिए
उसको पूंजी की जरूरत होगी, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो। कोई 5,000 से चालू हो जाता है, कोई 5 करोड़ से चालू होता है, ये फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी को 5,000 इकट्ठा करना पड़ता है और किसी को 5 करोड़ भी इकट्ठा करना पड़ते हैं। तो जो भी पूंजी इकट्ठा करता है, जो पूंजी लगाता है, वो उसका स्वामी कहलाता है। और लेकिन पूंजी लगाने के बदले में वो क्या करता है, उस फर्म से होने वाले लाभ या हानि दोनों के लिए वो उत्तरदायी होता है, जो वहन करता है। अगर लाभ होगा तो वो लेगा और हानि होगी तो वो वहन करेगा। तो इस प्रकार का व्यवसाय जो इस प्रकार की पूंजी लगाता है वो करता है। और अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग संगठन के लिए इनकी अलग अलग प्रवृत्ति होती है, जो आगे हम पढ़ेंगे। अब अगला जो शब्द आता है 6ठे नंबर पे, वो होता है कैपिटल, पूंजी। अब पूंजी क्या होती है? पूंजी जो व्यापार में पैसा लगाता है, कैपिटल, एक व्यक्ति है जो कि व्यापार का स्वामी है। अब व्यापार के स्वामी को प्रारंभ करने के लिए धन, रोकड़ या संपत्ति कुछ भी वो लगाता है, वो उसकी पूंजी कहलाती है। भाई अब एक कोई व्यक्ति किराने की दुकान डाल रहा है, तो समझो उसका खुद की दुकान है, वो लगाएगा उसमें, ठीक है, तो उसकी वो पूंजी कहलाएगी। उसके अलावा पैसा लेके आता है, वो उसकी पूंजी कहलाती है। इसके अलावा अगर मान लो उसके पास कुछ और है जो उसने उस दुकान पे लगाया, तो वो भी उसकी पूंजी कहलाएगी। तो इस प्रकार व्यवसाय में पूंजी लाभार्जन के उद्देश्य से लगाई जाती है। लाभ का वह भाग जो व्यापार से निकाला नहीं गया है। अब समझो इस बात को, अगर आपने आज कोई पूंजी 1,00,000 रुपए से लगा के कोई व्यापार आपने चालू किया, ठीक है, तो अब उस 1,00,000 रुपए से लगा के आपने व्यापार किया और आपको साल के अंत में आपने देखा कि आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ या 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मान लेते हैं कि आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 20% प्रॉफिट एक व्यापार में माना जाता है साल, ठीक है। तो अगर 20,000 रुपए का प्रॉफिट अगर आपको हुआ और आपने 20,000 रुपए निकाल लिए, तो अलग बात है, वो अलग शब्द यूज होगा। और अगर नहीं निकाले तो वो क्या होगा, पूंजी में जुड़ जाएगा। वो क्या करेगा, आपकी पूंजी में बढ़ जाएगा। अब आपकी पूंजी कितनी होगी इस व्यापार में? 1,20,000 रुपए, ठीक है, 1,20,000 रुपए। तो ये कैपिटल कहलाती है, ये पूंजी कहलाती है। अब पूंजी को एक परिभाषित किया गया, ये शब्द, दो नए शब्द हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। पहले इनको पढ़ेंगे, उसके बाद हम पूंजी पे आएंगे। तो अभी मैं आपको नहीं समझा रहा हूं, पर समझ लीजिए कि इसको सरल भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि व्यापार में भाई आप, सीधी सी बात है, जो भी संपत्ति है, संपत्ति का मतलब इसको बेच के हम पैसा ले सके, और लायबिलिटीज का मतलब दायित्व, जिसको हमको भुगतान करना। तो बेचने के बाद भाई किसी संपत्ति को बेचा और जो भुगतान कर दिया, लोगों को पेमेंट दे दिया। मान लो आपके पास टोटल संपत्ति 1 करोड़ की थी, आपने उसको बेच दी, व्यापार बंद किया, उसको बेच दी। बेचने के बाद आपको 60 लाख रुपए बाजार में देना थे लोगों को, अलग अलग तरीके से आपने दे दिया। अब बच कितना गया? 40 लाख रुपए बच गया ना, 40 लाख रुपए। तो वो 40 लाख रुपए आपकी पूंजी कहलाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको पूंजी समझ में आ गई होगी। अब जो हमारा अगला शब्द है आहरण, पूंजी से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। अब जैसे मैंने अभी पिछले पॉइंट में बताया कि भाई आपने व्यापार किया 1,00,000 रुपए से और आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब 20,000 रुपए अगर आप निकाल लेते हैं व्यापार से समय समय पर, कभी आपने 2,000 निकाले, कभी 5,000 निकाले, कभी 10,000 निकाले, तो भाई क्योंकि एक इंसान है तो उसका खर्चा भी होगा, है ना। घर में जो खर्चा किया जाता है, जो व्यापार के खर्चे हो तो अलग बात है, लेकिन आपका घर चलना चाहिए तो आपको पैसों की जरूरत भी होती है। उन पैसों की जरूरत के लिए आप व्यापार में से व्यक्तिगत खर्चों के लिए जो पैसे निकालते हैं उसको आहरण किया जाता है। ड्राइंग, लेना, ड्रॉ करना, निकालना, है ना, ड्राइंग आहरण पूंजी कहलाता है। ये शब्द है आहरण, जो व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय में से निजी खर्चों के लिए, अपने निजी उपयोग के लिए जो पैसा निकाला जाता है वो ड्राइंग कहलाता है। फिर अगला शब्द जो आता है वो क्या होता है? गुड्स, माल। बार बार हमारे को एक शब्द मिला जाता है माल। माल क्या होता है साहब? क्या होता है बताइए? भाई व्यापार में अलग अलग चीजें होती है। अब एक किराना का जो व्यापारी है उसके साथ क्या होगा? शक्कर, दाल, चावल, आटा, गुड़, नमक, टूथपेस्ट और साबुन, तेल,
ये सब अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इन सब चीजों को एक साथ अब अलग अलग लिखना एक व्यापार के लिए, व्यापारी के लिए बड़ी मुश्किल का काम हो जाता है कि आज क्या खरीदा क्या बेचा, ये अलग अलग लिखना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इनको हम, इन सब चीजों को हम गुड्स बोलते हैं, इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, है ना। इन सब चीजों को हम गुड्स बोलते हैं। गुड्स अर्थात माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय विक्रय व्यापार में किया जाता है। माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण हेतु प्राप्त कच्ची सामग्री, अर्धनिर्मित सामग्री, जो भी भाई आधा माल बना हुआ, माल प्रोडक्शन में है तो कच्ची सामग्री जो भी है वो आधा बन गया, आधा ही बचा हुआ है वो, इसके बाद जो बन गया फिनिश गुड्स, तैयार वस्तुएं, वो ये सब अकाउंटिंग के अंतर्गत गुड्स माल कहलाता है। को क्रय विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी या रहतिया के रूप में लिखा जाता है। अब इस गुड्स को लिखने के 4 तरीके हैं, है ना, 4 या 5 तरीके मान लीजिए। पहला क्रय, दूसरा विक्रय, तीसरा क्रय वापसी, चौथा विक्रय वापसी और आखिरी 5वां रहतिया या स्टॉक परचेस। अब इसको हम और आगे पढ़ लेते हैं, ये शब्द हमारे पास है तो इसको आगे पढ़ लेते हैं। अब माल सब कुछ पूरा जो भी है वो सब माल कहलाता है, गुड्स कहलाता है, लेकिन इनके अलग अलग भाग कर दिए जाते हैं। अब आपने सबसे पहला क्या हुआ, कोई चीज खरीदी, ठीक है, तो है वो गुड्स। अब गुड्स में फिर क्या होता है, वही फिर एक बार एग्जांपल समझ लीजिए, अगर आप किराने के व्यापारी तो आटा, दाल, चावल, गुड़, शक्कर, चीनी, नमक, टूथपेस्ट, जो भी आप किराने की दुकान में खरीदते हैं वो सब व्यापार गुड्स कहलाता है सारी। लेकिन अगर उसको खरीदते हैं तो उसको हम परचेस बोलते हैं। परचेस मतलब खरीदना, तो हम सबको परचेस में डालते हैं। परचेस शब्द है, परचेस का मतलब है क्रय करना। परचेस का क्या मतलब है, क्रय करना। जब व्यापारी द्वारा विक्रय करने के लिए, एक शब्द और जुड़ गया है, विक्रय करने के लिए, है ना, विक्रय करने के लिए माल की या गुड्स की खरीदी की जाती है तो उसे क्रय कहा जाता है। यह खरीदी कच्ची सामग्री भी हो सकती है, रॉ मटेरियल भी आप खरीद सकते हैं, तैयार माल भी खरीद सकते हैं, ठीक है, दोनों चीज हो जाती है। क्या, फिर से एक बार बता रहा हूं कि विक्रय के लिए जो खरीदा जाता है, विक्रय आपको भविष्य में उसको बेचना है, बेच के लाभ कमाना है, तो अगर उस बेचने के लिए किन्हीं चीजों का क्रय किया जाता है तो वो परचेस कहलाता है। लेकिन संपत्तियों के क्रय को परचेस में शामिल नहीं किया जाता, वो एसेट्स कहलाती है, क्योंकि उनका विक्रय हमको नहीं करना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आगे आप बार बार कंफ्यूज होंगे, यही एक दिन कंफ्यूज करेगी। मान लो किसी ने फर्नीचर खरीदा तो आप क्या लिखोगे, परचेस, लेकिन फर्नीचर खरीदा किस पर्पज से खरीदा, बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा ना, तो परचेस नहीं आएगा, वो एसेट्स कहलाएगी। तो आगे जब क्वेश्चन आएगा फिर हम उसको क्लियर। विक्रय से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, लाभ तो प्राप्त करने का उद्देश्य, व्यापार मतलब लाभ प्राप्त करना ही है, भूलना ही मत इसको। अगर आपने लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यापार नहीं किया, दोस्त के लिए किया, रिश्तेदार के लिए किया, समाज के लिए किया, तो सब डोनेशन कहलाएगा, है ना, वो समाज सेवा कहलाएगी। तो लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से जब क्रय किया हुआ माल, ऊपर हमने क्रय समझ लिया, क्रय किया हुआ माल बेचा जाता है तो उसे विक्रय कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे विक्रय कहते हैं। नगद माल बेचने को नगद विक्रय, उधार माल बेचने को उधार विक्रय, क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स कहा जाता है। समझ गए होंगे आप। जो भी चीज हमने परचेस की है जिसका उद्देश्य है कि उसको बेच के हम प्रॉफिट कमाएंगे, तो जब हम उसको बेचते हैं तो उसको सेल्स या विक्रय कहते हैं। ये 2 तरीके से हो सकता है, नगद और उधार, 2 तरीके से। अब चूंकि व्यापार है, ठीक है, क्या है, व्यापार है, तो अगर हमने माल खरीदा और माल बेचा है तो कहीं ना कहीं ये होता है कि हमको खरीदे हुए माल में कुछ गड़बड़ी होती है या बेचे हुए माल में कुछ गड़बड़ी होती है, तो वो माल वापस भी करना पड़ता है और कुछ माल हमारा वापस भी आता है। तो जो क्रय करके हम माल लेके आए, जो माल हमने खरीदा किसी और से, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो क्वालिटी, उसने जिस क्वालिटी का हमको जरूरत थी उस क्वालिटी का उसने माल हमको नहीं दिया। दूसरा क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी हमने बोली थी उससे ज्यादा क्वांटिटी उसने भेज दी, ठीक है। तो इन दोनों कारणों से अगर हम उसको माल वापस करते हैं तो ये क्या कहलाता है, क्रय वापसी
कहलाता है। ये क्या कहलाता है? क्रय वापसी कहलाता है। अब चूंकि ये माल बाहर जा रहा है, आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, क्रय किए हुए माल को किसी भी कारणवश से, क्रय किए हुए माल को किसी भी कारणवश से अगर हम वापिस देते हैं उस व्यापारी को जिससे हमने खरीदा है, तो वो परचेज रिटर्न कहलाता है। अब चूंकि आपके बिजनेस से ये बाहर जा रहा है, तो इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। दोनों शब्द इसके लिए यूज किए जाते हैं। इसी प्रकार विक्रय वापसी भी होती है। भाई कोई माल आपने बेचा, अब कहीं कंफ्यूजन होगा कि उसने ऑर्डर किसी और चीज का दिया था, आपको सुनने में गलती है, आपने कुछ और भेज दिया। भाई उसने बोला कि आप 1 बोरा चना भेज देना, अब आपने चना की जगह चना दाल भेज दी। या उसने बोला कि छिलके वाली मूंग की दाल चाहिए, आपने बिना छिलके वाली दाल भेज दी। तो कुछ भी कारण हो सकता है, तो ये वो वापस कर देगा आपको। तो क्या हो जाएगा? ये सेल्स किया हुआ और सेल्स को वापस किया, तो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ वापसी, बेची वही माल विक्रय वापसी, विक्रय किया वो वापस आ गया, तो विक्रय वापसी। अब चूंकि बाहर से अंदर आ रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, तो ये सेल्स रिटर्न इनवर्ट कर रहा है, रिटर्न हो रहा है और अंदर आ रहा है, आपके वापस गोडाउन में आ रहा है, आपके संस्थान व्यापार में आ रहा है, तो आंतरिक वापसी या इसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। ठीक है। अब जो हमारा गुड्स था वो क्या था? गुड्स 3 तरीके से हो सकता है, 4 तरीके से हो सकता है। भाई आप एक 100 बाय 100 की आपकी जगह है, आपने क्या कर रखा है? ये परचेस किया हुआ माल है, ये जो माल बेचने के लिए बिलिंग हो गई, इसका माल रखा हुआ है, समझिए आप इस बात को। इस कारखाने एक 100 बाय 100 की जगह में एक कोने पे माल कौन सा रखा हुआ है? वो माल रखा हुआ है जो हम परचेस करके लेके आए। ठीक है। इसमें से कुछ माल निकाल के जिनकी बिलिंग हो गई है और अभी ट्रांसपोर्ट वाला कल आएगा, उसको हमने अलग कर दिया, एक कोने पे रख दिया। ये माल कौन सा हो गया? ये माल बेच दिया, भैया इसमें से मत बेच देना आप दोबारा, है ना? तो ये विक्रय किया हुआ माल है। कुछ माल अभी आपके पास ऐसा आया है जो विक्रय क्रय वापसी वाला आया, तो उसको आपने एक जगह रख दिया कि इसको मिला के वापिस हम रख देंगे, तो एक जगह उसको रख दिया, क्रय वापसी हो गया। फिर एक और है जो विक्रय वापसी आया है। ठीक है भाई, एक माल जो हमको विक्रय वापसी आया उसको आपने एक जगह रख दिया, अभी 4 तरीका हो गया। इसके अलावा भी एक माल और होता है। कौन सा माल होता है? जो बच गया रहता है आपके पास, एक निश्चित अवधि के बाद, व्यापार की एक अवधि होती है, इस पर गवर्नमेंट रूल, व्यापार हमारा 31 मार्च को क्लोज होता है और 1 अप्रैल को चालू होता है हर साल। तो एक निश्चित समय अवधि के उपरांत जो माल बिकने से रह जाता है उसे रहतिया या स्टॉक बोलते हैं। स्कंद, हिंदी में इसको रहतिया, स्कंद, और इंग्लिश में स्टॉक बोलते हैं। किसी व्यापारिक वर्ष के अंतिम दिन जो बिना बिका अनसोल्ड माल रह जाता है उसे अंतिम रहतिया, अंतिम स्कंद या क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर, एक नया शब्द और फाइनेंशियल ईयर, लेकिन कहीं आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हर साल 31 मार्च के दिन जो भी बिना बिका हुआ अनसोल्ड माल रह जाता है उसको अंतिम, लास्ट है, आज का दिन लास्ट मतलब लास्ट, अंतिम स्टॉक कहते हैं। आज हमारे पास इतना स्टॉक है। ठीक है। एग्जांपल समझिए, आप 100 शर्ट के पीस लेके आए, उसमें से आपने 90 बेच दिए। ठीक है। तो आज आखिरी दिन आपके पास 10 पीस बचे हुए हैं, ये 10 पीस आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाए। यही क्लोजिंग स्टॉक अगले दिन जब नया साल चालू होगा 1 अप्रैल के दिन, तो जो आज क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले दिन ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। क्योंकि आप नया चालू करो तो अब आपको मालूम है कि आपके पास 10 पीस है, 10 पीस को आपको क्या करना होगा? ओपनिंग स्टॉक में लेना होगा, है ना? तो ये 10 पीस जो है ये आपका ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। तो इस तरह आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आपने आज अच्छा समय देकर मेरा ये वीडियो देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी चैप्टर का अगला पार्ट हम कल के वीडियो में देखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू।